हमारे हीरो ज़ियाओफान की, जो कि बचपन से ही दिल का बहुत ज्यादा साफ और नेक इंसान था। हमेशा से वो दूसरों की मदद करते हुए एक सीधे रास्ते पर चलना चाहता था। उसे डीमंस से नफरत थी क्योंकि उसे लगता था कि डीमंस बुरे होते हैं। इसलिए ज़ियाओफान एक ऐसा हीरो बनना चाहता था जहां वो बुराई के खिलाफ खड़े होते हुए अच्छाई का साथ दे सके। लेकिन धीरे धीरे ज़ियाओफान को एहसास हुआ कि अगर डीमंस बुरे हैं तो इंसान भी पूरी तरीके से अच्छे नहीं, क्योंकि इन्हीं इंसानों ने ज़ियाओफान से उसके पेरेंट्स छीन लिए थे। पर हद तो तब हो गई जब यही इंसान ज़ियाओफान से उसकी पहली मोहब्बत को छीन लेते हैं। ज़ियाओफान अपनी मोहब्बत को खोकर पूरी तरीके से टूट गया, जिसकी वजह से ज़ियाओफान खून के आंसू रोते हुए कसम खाता है कि आज के बाद वो कभी भी अच्छाई और इंसानों का साथ नहीं देगा। यही वो लम्हा था जहाँ पर नेक और प्यारा सा ज़ियाओफान पूरी तरीके से ईवल बन चुका है। अब ज़ियाओफान को अच्छाई और बुराई से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस खुद को ताकतवर करना चाहता है ताकि वो अपने दुश्मनों से खुद का बदला ले सके। तो यहाँ इस कहानी की शुरुआत एक नरेटिंग वॉइस से होती है, जो कि हमें बताती है कि आज से हजारों साल पहले डीमन सेट की तादाद काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जो कि लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे। इसलिए किंगमिंग सेट के लीडर ने यहाँ पर एग्जीक्यूशन सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन डीमंस को जान से मार डाला। कुछ डीमन सेट के लोग ही इस अटैक को सर्वाइव कर चुके थे, जिन्होंने चुप चुप कर रहना शुरू कर दिया था। दुनिया पर से डीमंस का साया खत्म हो गया। लेकिन जाते जाते ऐसा कहा जाता है कि वो लोग एक बहुत ही ज्यादा कीमती वेपन पीछे छोड़कर चले गए थे, जिसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं। और इस वेपन का नाम है ब्लड सकिंग बीड, जिसमें हेवन और अर्थ की पावर्स थी। इन सब बातों से अनजान सीन शिफ्ट होकर यहाँ फ्यूचर के एक विलेज पर आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि दो क्यूट से बच्चे एक दूसरे के साथ वुडन सोर्ड फाइट कर रहे थे, जिनमें से पहले और कमजोर वाले लड़के का नाम ज़ियाओफान था और दूसरे लड़के का नाम जिन्यू है। यहाँ इस फाइट के दौरान हम देखते हैं कि ज़ियाओफान ने कई सारी चीजें नीचे गिरा दी थी, जिस पर उसकी आंटी उसे डांटते हुए कहती है कि ज़ियाओफान तुम ये क्या कर रहे हो। ज़ियाओफान अपनी आंटी को जवाब देते हुए कहता है कि आप फिक्र ना करें, एक बार मैं जिन्यू को सोर्ड फाइट में हरा दूं, उसके बाद मैं ये सब कुछ खुद ही ठीक कर दूंगा। ये कहते हुए ज़ियाओफान ने एक बार फिर से जिन्यू के पीछे भागना शुरू कर दिया था और ये लोग यूं ही भागते भागते आखिरकार एक टेंपल के अंदर आ चुके थे, जहाँ पर जिन्यू ज़ियाओफान से कहता है कि चलो भी ज़ियाओफान अब हार मान लो। जिस पर ज़ियाओफान जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे 97 बार हरा दिया, तो क्या तुम मुझे 98 बार भी हरा सकते हो? ऐसा नहीं होगा। और ये कहते साथ ही उसने आगे की तरफ बढ़ते हुए जिन्यू पर हमला कर दिया। जहाँ इस ईवल फ्रेंडली फाइट के दौरान अचानक हम देखते हैं कि एक ईवल स्पिरिट ने जिन्यू की बॉडी पर कब्जा कर लिया और वो तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ ज़ियाओफान को हर्ट करना शुरू कर देता है। ये नजारा देखकर वहाँ पर मौजूद बाकी के बच्चे तो डर के मारे वहाँ से भाग गए, जबकि ज़ियाओफान की यहाँ पर जान जाने वाली थी। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि पीछे से एक मॉन्क आ गया, जो कि जिन्यू के कुछ पॉइंट्स पर हिट करते उसे दोबारा से नॉर्मल कर देता है। और वो यहाँ पर इन दोनों से कह रहा था कि तुम्हें इस तरह से एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करनी चाहिए। साथ ही सर वो मॉन्क यहाँ पर ज़ियाओफान को सजेशन देते हुए कहता है कि कभी कभी अगर सिचुएशन मुश्किल हो जाए तो हार मानने में ही भलाई होती है, और वह खुद को बहादुर समझना तुम्हारी मौत की वजह बन जाएगी। यहाँ ये सारी बातें करते हुए अचानक मॉन्क देखता है कि बाहर का मौसम खराब हो रहा था, इसलिए वो इन बच्चों को घर जाने के लिए बोलता है, जो सुनकर हम देखते हैं कि ज़ियाओफान और जिन्यू भी घर की तरफ रवाना हो गए। और यहाँ पर मॉन्क की बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर तूफान आ चुका था। ज़ियाओफान चूँकि दिल का काफी जरा अच्छा था, वो इस तूफान के होने के बावजूद भी उस मॉन्क के लिए खाना लेकर अपने घर से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ हम उस मॉन्क को देखते हैं जो कि अपने टेंपल के दरवाजे पर ही खड़ा था। तभी अचानक उसे अपने सामने एक शैडो दिखाई दिया, जो कि जिन्यू को पकड़कर वहाँ से तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये देखकर तो उस मॉन्क ने एक सेकंड भी ना जाया करते हुए तेजी के साथ जंप करते हुए जिन्यू को यहाँ पर बचा लिया। और वो उस शैडो की तरफ देखते हुए कहता है कि बताओ आखिर तुम कौन हो, जो कि इस विलेज में आकर बच्चों को चुराने की कोशिश कर रहे हो। असल में वो शैडो एक डिमोनिक वॉरियर था, जो कि मॉन्क के किसी भी सवाल का ना जवाब देते हुए फौरन से उस पर हमला करना शुरू कर देता है। यही इस मॉन्क और उस डिमोनिक वॉरियर के दरमियान एक जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी, जहाँ पर शुरू में तो वो मॉन्क इस फाइट को जीत रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद अचानक उस मॉन्क के मुंह से खून निकलना शुरू हो गया, क्योंकि एक सेंट्रीपीड ने उसे बुरी तरीके से पॉइजन कर दिया था। और ये सेंट्रीपीड जब वो जिन्यू को बचा रहा था तो जिन्यू के अंदर से उसकी बॉडी में गया था। यहाँ उस मॉन्क को यूं कमजोर होता हुआ देखकर आखिरकार वो डिमोनिक वॉरियर मॉन्क को बताता है कि असल में मैं यहाँ पर जिन्यू को नहीं बल्कि तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, और तुम तो जानते ही हो कि मुझे तुमसे क्या चाहिए, तो फौरन वो चीज मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्क इतनी आसानी के साथ हार नहीं मानने वाला था, बल्कि वो यहाँ पर कसम खाते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों के दरमियान एक बार फिर से जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी, जहाँ पर दोनों ही अपने सबसे पावरफुल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। फाइट को खत्म करने के लिए हम देखते हैं कि उस डिमोनिक वॉरियर ने यहाँ पर अपनी थंडर सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मॉन्क पर हमला कर दिया, जिससे वो अपने आसपास एक शील्ड बनाते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। इस अटैक के इफेक्ट के कारण हम देखते हैं कि उल्टा उस डिमोनिक वॉरियर को ही चोट लग चुकी थी, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए फौरन यहाँ से चला गया। दूसरी तरफ ज़ियाओफान जो कि यहाँ पर पहले ही पहुंच चुका था और वो यहाँ पर इन दोनों की फाइट भी देख रहा था, लेकिन जो लास्ट अटैक था उसके कारण ज़ियाओफान भी हिट होता
होते हुए बेहोश हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ सब कुछ खत्म होने के बाद उस मोंग ने ज़्याओफान को उठाकर जिनियो के पास ले आया। यहाँ वो मोंग जिसका नाम पूजी था वो खुद की तरफ देखते हुए कहता है कि उस पॉइजन की वजह से लगता है कि मैं जल्दी मारा जाऊंगा, लेकिन उसके लिए ये काफी ज्यादा अफसोसनाक बात थी क्योंकि उसकी एक ख्वाहिश थी जो कि वो खुद ही पूरी करना चाहता था। पर चूंकि वो जो अब खुद मरने वाला था तो इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना वो अपनी सारी एबिलिटीज इन दोनों में से किसी एक बच्चे को दे दे ताकि वो उसके सपने को पूरा कर सके। यही सोचते हुए मास्टर पूजे ने यहाँ पर 3 day डेथ पिल खा ली थी जहाँ वो 3 दिन तक खुद को सर्वाइव कर पाएगा। ऐसा करने के बाद मास्टर पूजे यहाँ पर अपनी हीलिंग एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए ज़्याओफान को होश में ले आते हैं, जहाँ पर ज़्याओफान तो जिनियो को बेहोश देकर उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो गया। लेकिन मास्टर पूजे ज़्याओफान से कहते हैं कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, जिनियो जल्दी होश में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए थे। जिस पर जिनियो यहाँ मास्टर पूजे को बताता है कि मुझे लगा कि मौसम काफी ज्यादा खराब है और आपको भूख लगी होगी इसलिए मैं आपके लिए खाना लाया था। मास्टर पूजे को ज़्याओफान की ये बातें काफी अच्छी लगती है, इसलिए वो ज़्याओफान को ही अपना डिसाइपल बनाने का फैसला कर चुके थे। वो यहाँ ज़्याओफान से कहते हैं कि मैं चाहूँ तो मैं अपनी टेक्निक्स तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ जिसकी मदद से तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, लेकिन तुम्हें डिसाइपल बनाने से पहले मेरी 3 शर्तें हैं। अगर तुम उन 3 शर्तों को मानो तभी ही मैं तुम्हें अपना डिसाइपल एक्सेप्ट करूंगा। ज़्याओफान उनकी सारी बातें गौर से सुन रहा था, जहाँ पर मास्टर पूजी बताता है कि पहली मेरी शर्त यह है कि मैं जब तुम्हें अपनी सारी टेक्निक पास आउट कर दूं तो तुम्हें हर रात एक बार इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए प्रैक्टिस करनी ही होगी, और मेरी दूसरी शर्त यह है कि तुम इन टेक्निक्स के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। तीसरी और आखिरी शर्त मेरी यही है कि जब लाइफ और डेथ सिचुएशन हो तभी तुम सिर्फ इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। ज़्याओफान को यहाँ मास्टर पूजी की तीनों शर्तें मंजूर थी, इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर पूजी ने उसे अपने स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। साथ ही साथ मास्टर पूजी यहाँ पर ज़्याओफान से कहते हैं कि मैं सिर्फ 3 दिन ही जिंदा रहने वाला हूँ, उसके बाद मैं मर जाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए अगर फ्यूचर में तुम किसी मुश्किल में आ जाओ तो तुम टियानियन सेट जाकर मेरे दोस्त से मदद मांग लेना। साथ ही साथ मास्टर पूजी यहाँ अपने पास से एक ब्लड सकिंग बीड निकालकर ज़्याओफान के हवाले कर देते हैं। वो ज़्याओफान से कहते हैं कि इसे हमेशा अपने पास रखना जब तक तुम खुद को ताकतवर ना कर लो। एक बार जब तुम ताकतवर हो जाओ उसके बाद इसे एक पहाड़ी से नीचे गिरा देना। ज़्याओफान को उनकी सारी बातों का मतलब तो समझ नहीं आता, लेकिन चूंकि मास्टर पूजी ने कहा है इसलिए हम देखते हैं कि ज़्याओफान ने वो बीड अपने पास रख ली थी। यही इन सब बातों के बाद हम देखते हैं कि मास्टर पूजी ज़्याओफान को अपने साथ ले जाते हुए उसे मंत्र सिखाना शुरू कर देता है। इसी तरह करते करते पूरी रात गुजर जाती है। नेक्स्ट डे जब जिनियो होश में आया तो वो देखता है कि ज़्याओफान भी उसके सामने बेहोश पड़ा हुआ था, इसलिए वो भी भागते हुए जाकर ज़्याओफान को होश में ले आता है, जहाँ पर ज़्याओफान से वो सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हुआ था। क्योंकि मास्टर पूजी ने ज़्याओफान को मना किया था इसलिए ज़्याओफान यहाँ पर जिनियो को कुछ भी नहीं बताता और ये लोग वापस से विलेज के अंदर आना शुरू कर चुके थे। लेकिन विलेज के अंदर आते हुए इन लोगों को आसपास की जगह थोड़ी सी अजीब दिखती है। ज़्याओफान जैसे जैसे आगे आ रहा था वो देखता है कि उसकी विलेज का हर एक इंसान जान से मारा गया था। ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने कल रात यहाँ पर हमला करते हुए सब लोगों को जान से मार दिया। इवन कि जब वो अपने घर पहुँचता है तो उसके पेरेंट्स भी मारे जा चुके थे। ये देखकर तो ज़्याओफान जोरों के साथ चिल्लाते वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसे डरावने ख्वाब आ रहे थे जैसे कि उससे कुछ डीमंस जान से मारने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जैसे वो अपने इस ख्वाब से होश में आता है वो देखता है कि वो अपने घर में ही लेटा हुआ था। वो तेजी के साथ भागते हुए बाहर आता है जहाँ उसकी मुलाकात जिनियो से हो गई थी। पहले तो ज़्याओफान इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता था कि उसकी पूरी फैमिली मारी गई, लेकिन जब जिनियो ज़्याओफान से कहता है कि ये सब कुछ सच है तो वो आखिरकार मजबूर हो चुका था कि वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करे। यहाँ ये दोनों ही फूट फूट कर रो रहे थे क्योंकि दोनों ही पूरी तरीके से अनाथ हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी जिसका नाम ज़ियाओ यीकाई था वो इन दोनों को लेकर अपने साथ किंगमैन सेट की तरफ इन्हें ले जाता है। जहाँ चलते हुए वो इनसे कह रहा था कि तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, असल में मैं तुम लोगों को अपने किंगमैन सेट के लीडर के पास लेकर जा रहा हूँ जो कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोगों की हर तरह से मदद करेंगे। यहाँ पर ये लोग जैसे किंगमैन सेट के अंदर इंटर होते हैं तभी अचानक हम देखते हैं कि पानी के अंदर से एक स्पिरिट ड्रैगन तेजी के साथ निकलते हुए इन लोगों की तरफ पहुंच गया, क्योंकि उस स्पिरिट ड्रैगन ने यहाँ डिमोनिक एनर्जी को महसूस कर लिया था। लेकिन ब्रदर ज़ाओकाई बताता है कि ये दोनों बच्चे मेरे साथ हैं और इन्हें स्पेशली किंगमैन सेट के लीडर ने ही बुलवाया है, इसलिए हम देखते हैं कि वो स्पिरिट ड्रैगन यहाँ इन लोगों को कुछ ना कहते हुए वापस चला गया। ब्रदर ज़ाओकाई भी यहाँ पर इन लोगों से कहता है कि पता नहीं आज के दिन ये स्पिरिट ड्रैगन को क्या हो गया, वैसे ये कभी भी इस तरह से बिहेव नहीं करता। ज़ाओफान को थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो चुका था कि शायद ये उस ब्लड सकिंग बीड की वजह से हो रहा है, लेकिन वो अभी के लिए इस बात को इग्नोर करते हुए सीधा यहाँ ब्रदर ज़ाओकाई के साथ सेक्ट लीडर से मिलने के लिए रवाना हो जाता है। जहाँ सेक्ट लीडर के पास आने के बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि ज़ाओकाई ने सेक्ट लीडर को बताना शुरू कर दिया था कि कैसे पास ही की विलेज पर डीमंस ने हमला कर दिया था। एक ही रात के अंदर सबके सब विलेजर्स को जान से मार दिया गया है। वहाँ पर विलेज में सिर्फ 3 लोग ही सर्वाइव कर पाए थे, जिनमें से एक आदमी का नाम मिस्टर वोंग था, लेकिन वो ये हादसा देखकर पूरी तरीके से पागल हो चुका है। दूसरी तरफ बाकी ये 2 बच्चे ही बचे थे जिन्हें अपने सामने बुलवाकर किंग्समैन का सेक्ट लीडर
उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि बताओ आखिर वहाँ पर क्या हुआ था। जिन्नी उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, मैं तो अपने घर के अंदर सो रहा था। नेक्स्ट टाइम जब मेरी आंख खुली तो मैं बाहर पड़ा हुआ हूँ और विलेज के अंदर सब लोग जान से मारे गए थे। इवन की जब वो ज़ियाओफान से भी यहाँ पर सवाल करते हैं तो ज़ियाओफान भी उन्हें कुछ नहीं बताता, क्योंकि ज़ियाओफान ने मास्टर पूसी से वादा किया था कि वो उनके बारे में यहाँ किसी को भी नहीं बताएगा। इसलिए जिन्नी ही यहाँ पर ज़ियाओफान की तरफ से भी जवाब देते हुए कहता है कि ज़ियाओफान भी बिल्कुल मेरी तरह है, बल्कि उसे तो मैंने ही नींद से जगाया था, वो भी मेरी तरह ही बेहोश पड़ा हुआ था। यहाँ ये दोनों ही बच्चे किंगमैन सेक्ट की लीडर से इंसाफ की तवक्को कर रहे थे। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि किंगमैन सेक्ट के लीडर के अलावा वहाँ पर और भी कई सारे लोग बैठे हुए थे, जो कि असल में किंगमैन सेक्ट के ब्रांचेस के लीडर्स थे। असल में इस पूरे कॉन्टिनेंट में कई सारे बड़े बड़े सेक्ट है, जिनमें से एक का नाम है किंगमैन सेक्ट, और इसी तरह बड़े से सेक्ट के कुछ ब्रांचेस होते हैं जिन्हें पीक के नाम से बुलाया जाता है। यहाँ इस वक्त किंगमैन सेक्ट के टोटल 6 पीक्स है, जिनके लीडर्स भी यहीं पर बैठे हुए थे, और वो लोग आपस में डिबेट करते हुए कहते हैं कि डीमंस तो काफी ज्यादा हद से बढ़ गए। अब उन लोगों ने सरेआम यूं ही हमारे विलेजेस पर हमला करके उन लोगों को जान से मारना शुरू कर दिया। हम लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें इन डीमंस को जड़ से उखाड़ना होगा। यहाँ इसी तरह की बातें चारों तरफ हो रही थी, जिससे हर कोई एग्री करता है, लेकिन अभी के लिए इन दोनों बच्चों की फ्यूचर का भी तो सोचना था। इसलिए हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर ने वहाँ पर मौजूद बैम्बू पीक से कहा कि आज के बाद ज़ियाओफान को तुम संभालोगे, और दूसरी तरफ ड्रैगन पीक से कहा कि जिन्यू तुम्हारे हवाले होगा, जिस पर इन दोनों ही पीक के लीडर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं। साथ ही साथ सेक्ट लीडर यहाँ पर इन लोगों से कहता है कि अब हमारा नेक्स्ट टारगेट यही है कि हमें मालूम करना होगा कि आखिर विलेज पर हमला किसने किया था। दूसरी तरफ बाहर ज़ियाओफान और जिन्यू यहाँ पर बाहर उदास बैठे हुए यही सोच रहे थे कि अब तो उनका घर रहा ही नहीं, आखिर वो लोग आगे क्या करेंगे। अभी पीछे से ज़ियाओ काई आ जाता है, जो कि यहाँ पर जिन्यू से कहता है कि तुम मास्टर लॉन्ग शाओफेंग के साथ उनके ड्रैगन पीक जाओगे। लेकिन इस पर तो जिन्यू को यहाँ ज़ियाओफान की फिक्र होती है, और वो सवाल करते हुए कहता है कि अगर मैं मास्टर लॉन्ग शाओफेंग के साथ जा रहा हूँ तो ज़ियाओफान का क्या होगा। जिस पर ब्रदर ज़ियाओ काई बताता है कि तुम ज़ियाओफान की फिक्र मत करो, लीडर ने उसका भी फैसला कर लिया है कि ज़ियाओफान बैम्बू पीक मास्टर टियानमिंग के साथ जाएगा। यहाँ तक मास्टर टियानमिंग भी आ चुके थे, जो कि ज़ियाओफान को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा रूड थे, इसलिए ज़ियाओफान उदास होते हुए परेशान हो रहा था। लेकिन ब्रदर सोंग यहाँ ज़ियाओफान के पास आते हुए कहता है कि ज़ियाओफान तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि आज से तुम हमारे बैम्बू पीक का एक हिस्सा हो और तुम हमारे भाई हो, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। दूसरी तरफ जिन्यू जानता था कि अब इन लोगों के अलग होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं, इसलिए वो जाने से पहले ज़ियाओफान की गले लगते हुए रोते हुए कहता है कि ज़ियाओफान हमेशा अपना ख्याल रखना। बैम्बू पीक में अगर तुम्हें किसी ने बुली करने की कोशिश की तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये कहने के बाद दोनों ही अपने नए नए घर की तरफ रवाना हो गए। जहाँ नए घर में आने के बाद हम देखते हैं कि ज़ियाओफान के सारे भाई तो उससे शुरू में बहुत ही परेशान कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक लड़की आ गई, जो कि मास्टर टियानमिंग की बेटी थी, और इसका नाम टियान लिंगर था, जो कि आते साथ ही वहाँ पर मुझे बाकी के डिसाइपल्स को डांटते हुए कहती है कि खबरदार, आज के बाद जिसने भी ज़ियाओफान को परेशान करने की कोशिश की मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ज़ियाओफान को भी ये देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई कि उसे यहाँ पर कोई प्रोटेक्ट करने वाला था। तभी अचानक हम देखते हैं दूसरी तरफ से मास्टर टियानमिंग और उनकी बीवी भी आ चुकी थी, जबकि ब्रदर सोंग भी यहाँ पर ज़ियाओफान के पास आकर उसे कहते हैं कि ज़ियाओफान तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं, आज के बाद ये तुम्हारा नया घर है और यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान तुम्हारा भाई है। और मास्टर टियानमिंग उनकी बीवी और उनकी बेटी को छोड़कर साथ ही साथ ब्रदर सोंग यहाँ पर अपनी फैमिली की एक परंपरा को फॉलो करते हुए ज़ियाओफान से कहता है कि अपने मास्टर को वाइन पिलाओ, जो सुनकर ज़ियाओफान ने बिल्कुल ऐसे किया और वो यहाँ पर अपने मास्टर और उनकी बीवी को वाइन पेश करता है, जिसका मतलब ये था कि ज़ियाओफान आज से ऑफिशियली इन लोगों की फैमिली का हिस्सा बन गया। यहाँ ये लोग एक फैमिली की तरह मिल बैठकर खाना खाते हैं, जबकि मास्टर टियानमिंग ने ब्रदर सोंग से कहा कि आज के बाद ज़ियाओफान की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी तुम्हारी है। दूसरी तरफ उन लोगों के जाने के बाद टियान लिंगर भी यहाँ पर खड़ी होते हुए कह रही थी कि मैं भी यहाँ पर ज़ियाओफान का हमेशा ख्याल रखूंगी, और चूंकि ज़ियाओफान हम सबका छोटा भाई है इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भी ज़ियाओफान को अच्छे से ट्रीट करो। जो सुनकर ज़ियाओफान के सारे भाई बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, और आज से वो लोग ज़ियाओफान का काफी अच्छे से ध्यान रख रहे थे। ज़ियाओफान अपने इस नए घर में आने के बाद काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसे इतने अच्छे लोग मिलेंगे। दूसरी तरफ वो खाना खाने के बाद जब अपने रूम में आता है तो उसने मोंग की बात याद की, जहाँ मोंग ने ज़ियाओफान से कहा था कि तुम्हें हर रात मेरी टेक्निक्स को एक बार प्रैक्टिस जरूर करना होगा। इसलिए हम देखते हैं कि ज़ावियन अपने ही रूम में बैठकर उस मोंग की सिखाई हुई टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। इसी तरह करते करते रात गुजर गई। नेक्स्ट मॉर्निंग ज़ियाओफान अपने रूम से बाहर निकलता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक क्यूट से डॉगी से हो चुकी थी। मिस टियान लियांगर यहाँ पर फौरन से आते हुए ज़ियाओफान से कहती है कि तुम्हें इस डॉगी से डरने की कोई जरूरत नहीं, इसका नाम येलो है, ये हमारी फैमिली का पेट डॉग है और इसकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा हो सकती है। तभी अचानक हम देखते हैं कि ब्रदर सोंग भी वहाँ पर आ चुका था, जो कि ज़ियाओफान से कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि कल रात तुमने अच्छे से आराम किया होगा, आज के दिन तुम्हारी पहली ट्रेनिंग होगी। जो कहते हुए ब्रदर सोंग यहाँ पर ज़ियाओफान और मिस लियांगर को अपने साथ बैम्बू फॉरेस्ट की तरफ ले जाता है। यहाँ बैम्बू फॉरेस्ट में आने के बाद ब्रदर सोंग ज़ियाओफान को बताता है कि हम लोग यहाँ पर
अपनी ट्रेनिंग इन्हीं बैम्बूस को काट कर करते हैं। लेकिन ज़ियाओफान को तो ये सब कुछ काफी ज्यादा आसान लग रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि एक बैम्बू को काटना कितना ही ज्यादा मुश्किल होगा। इवन कि जब टियान लियांगर भी आगे की तरफ जाते हैं, उनमें से एक बैम्बू को काफी कूल तरीके से काटकर यहाँ ज़ियाओफान को दिखाती है, तो ज़ियाओफान का जोश तो और भी ज्यादा बढ़ चुका। लेकिन जब ज़ियाओफान खुद आगे की तरफ जाते हुए सबसे ज्यादा कमजोर बैम्बू को काटने की कोशिश करता है, तो वो इसमें भी कामयाब नहीं हो पा रहा था, क्योंकि असल में ये बैम्बूस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इसलिए ब्रदर सोंग ने कहा था कि हम लोग इन बैम्बूस को काटकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाते हैं, इसकी वजह से हमारी फिजिकल बॉडी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। पर चलो कोई बात नहीं ज़ियाओफान, तुम इसी तरह से कोशिश करते रहो, अगर तुम लगातार प्रैक्टिस करते रहे तो एक न एक दिन तुम इसमें कामयाब हो जाओगे। जो सुनकर हम देखते हैं कि ज़ियाओफान ने लगातार मेहनत करना शुरू कर दी। वो अगले कुछ सालों तक यहाँ बैम्बू फॉरेस्ट में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की प्रैक्टिस किया करता था, साथ ही साथ उस बैम्बूस को भी काटने की कोशिश करता है। इसी तरह देखते ही देखते अब कई साल गुजर चुके थे। ज़ियाओफान पहले से बड़ा और हैंडसम हो चुका था, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी अब पहले से काफी अच्छी खासी इंप्रूव हो चुकी थी, क्योंकि उसके लिए अब इन बैम्बूस को काटना ज्यादा मुश्किल नहीं। लेकिन हम देख पाते हैं कि टियान लियांगर अब भी ज़ियाओफान का उसी तरह से साथ दिया करती थी, इवन कि वो पहले से काफी ज्यादा क्यूट और खूबसूरत हो चुकी है। सिर्फ टियान लियांगर ही नहीं, बल्कि ज़ियाओफान के बाकी के भाई भी यहाँ पर ज़ियाओफान की हमेशा कल्टीवेशन में मदद करते रहते थे। वो उसके साथ फ्रेंडली फाइट करते हुए उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं। जिस फ्रेंडली फाइट के दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर इन सब भाइयों ने मिलकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ज़ियाओफान पर अटैक करने का फैसला कर दिया था। ज़ियाओफान ये देखकर अपनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी एक जगह पर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को स्टेबल नहीं कर पाता, इसलिए वो फौरन से वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर ज़ियाओफान तो काफी ज्यादा निराश हो गया, लेकिन ज़ियाओफान के भाई उसे समझाते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, किसी न किसी दिन तो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को स्टेबल करना सीख जाओगे। और वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि अगर ज़ियाओफान खुद के दिल को शांत रखे और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पर अच्छे से ध्यान दे, तो यकीनन वो एक दिन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को स्टेबल भी कर लेगा। ज़ियाओफान भी यहाँ पर अपने भाइयों की ये बातें सुन रहा था, इसलिए वो मोटिवेट होकर फौरन ही अपनी जगह पर बैठकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को स्टेबल करने की कोशिश करता है। जहाँ इस बार हम देखते हैं कि ज़ाविया ने अपने मन पर काबू कर लिया था और इसी वजह से वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को स्टेबल कर लेता है, जो देखकर उसके भाई तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। वो लोग यहाँ पर ज़ियाओफान की तारीफें कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ मास्टर टियानमिंग भी यहाँ पर ये सब कुछ देख चुके थे, लेकिन वो चूंकि ज़ियाओफान की कभी भी तारीफ नहीं करते, उनकी तो आदत ही थी हमेशा स्ट्रिक्ट रहने की, इसलिए वो यहाँ पर ज़ियाओफान से कहते हैं कि तुम आइंदा से कभी भी खाना मत बनाना, क्योंकि तुम्हारा खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। असल में वो ये बात इसलिए कर रही थी ताकि ज़ियाओफान को अपनी कल्टीवेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल सके। दूसरी तरफ ज़ियाओफान के भाई यहाँ पर हंसते हुए कह रहे थे कि ज़ियाओफान, तुम तो समझ गए होगी कि मास्टर असल में तुम्हारे लिए खुश है। हम भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि तुम खाना कितना अच्छा बनाते हो, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। इसी तरह से वो सब लोग हंसी खुशी वापस घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जहाँ ज़ियाओफान यहाँ बैम्बू फॉरेस्ट में आकर अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। शॉर्ट प्रैक्टिस के दौरान अचानक ही ज़ियाओफान देखता है कि कोई उस पर पीछे से कंकर फेंक रहा था। ये देखकर ज़ियाओफान को काफी ज्यादा हैरानगी हुई, लेकिन जब उसे देखने को मिलता है कि ये असल में कोई और नहीं बल्कि वहाँ पर मौजूद एक शरारती बंदर कर रहा था, तो ज़ियाओफान गुस्सा होते उसके पीछे पड़ जाता है। दूसरी तरफ यहाँ सीन शिफ्ट होकर कई सालों बाद ड्रैगन पीक पर आ गया था, जहाँ पर हम जिनियो को देखते हैं जो कि पहले से बड़ा और हैंडसम हो चुका है। साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है कि जिनियो तो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। वो सिर्फ अपने एक स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हुए सामने मौजूद एक बड़ी सी चट्टान को बीच में से तोड़ चुका था। ये देखकर वहाँ पर मुझे बाकी के सारे डिसाइपल यहाँ जिनियो के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि जिनियो तो हमारे मास्टर का फेवरेट डिसाइपल है, और आखिर वो हो भी क्यों ना, वो इतना ज्यादा ताकतवर जो हो चुका है। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद एक डिसाइपल काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा था, इसलिए वो आगे की तरफ जाते हुए जिनियो को स्वॉर्ड फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, जो सुनकर जिनियो ने भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उसके साथ स्वॉर्ड फाइट करना शुरू कर दी थी। लेकिन इन दोनों के स्वॉर्ड फाइट के दौरान जैसे ही जिनियो जीतने वाला था, तभी अचानक वहाँ पर इन लोगों का सीनियर ब्रदर जिसका नाम कीहाओ था वो फौरन पहुँच गया, जहाँ वो इन दोनों को एक दूसरे से दूर हटाते हुए कहता है कि तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए, तुम दोनों आखिर इस तरह से एक दूसरे के साथ फाइट कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये सोर्ड्स है, किसी को देखते नहीं, तुम दोनों को चोट भी लग सकती थी। यहाँ इन लोगों का ये सारा नजारा दूर से मास्टर लोंग शाओफेंग भी देख रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ ज़ियाओफान पर आ जाता है, जो कि मिस टियान लियांगर के साथ बैठा हुआ था। ये दोनों आज के दिन यहाँ बैम्बू फॉरेस्ट में सिर्फ इसलिए आए थे ताकि ये लोग उस शरारती बंदर को पकड़ सके, क्योंकि वो हमेशा यहाँ ज़ियाओफान को चूंकि परेशान किया करता था। उस बंदर को पकड़ने के लिए हम देखते हैं कि ज़ियाओफान ने चारे के तौर पर वहाँ कुछ खाना पकाना शुरू कर दिया था, जिसकी स्मेल काफी अच्छी थी, इसलिए हम देखते हैं कि वो बंदर स्मेल से अट्रैक्ट होता हुआ फौरन इन लोगों के पास आकर वो खाना छीनते हुए आगे की तरफ भाग जाता है। साथ ही साथ वो इन लोगों को और भी जरा गुस्सा दिलाने के लिए इन्हें चिढ़ा भी रहा था, जो देखकर मिस टियान लियांगर तो गुस्से से पागल होते हुए कहती है कि आज के दिन मैं इस बंदर को नहीं छोड़ूंगी। इसीलिए हम देखते हैं कि वो फौरन अपने मैजिकल रिबन का इस्तेमाल करते उस बंदर के पीछे रवाना हो गई, जो देखकर ज़ियाओफान भी उन्हें फॉलो करता है। लेकिन कई देर तक उस बंदर को फॉलो करते हुए अचानक से मिस टियान लियांगर की आवाज गायब हो चुकी थी, जो देखकर ज़ियाओफान तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि ज़ावियन को लगता है कि मिस
स्टियान लियांगर शायद उस बंदर के पीछे स्काई से नीचे गिर चुकी होगी, इसलिए हम देखते हैं कि ज़्याओफन ने भी धीरे धीरे उस स्काई के अंदर नीचे उतरना शुरू कर दिया। जहाँ नीचे उतरते वक्त अचानक ही ज़्याओफन महसूस करता है कि उसका ब्लड सकिंग भी रिएक्ट कर रहा था। ये देखकर ज़्याओफन काफी ज्यादा शॉक हो गया, लेकिन वो इस बात को फिलहाल के लिए इग्नोर करते हुए नीचे आ जाता है। जहाँ नीचे आने के बाद ज़्याओफन ने देखा कि लेक के किनारे में स्टियान लियांगर बेहोश पड़ी हुई थी, इसलिए ज़्याओफन उसे बचाने के लिए उसके पास आ रहा था, लेकिन वहाँ पर किसी तरह का एक पॉइजन मौजूद है जो कि ज़्याओफन को धीरे धीरे कमजोर कर रहा था। लेकिन कुछ भी हो जाए वो हार नहीं मान सकता, इसलिए हम देखते हैं कि ज़्याओफन धीरे धीरे आगे बढ़कर यहाँ मिस स्टियान लियांगर को उठाकर वहाँ से दूर ले आता है। मिस स्टियान लियांगर को बचाने के बाद अचानक से ज़्याओफन की नजर वहीं पर पड़े मौजूद उस बंदर पर भी पड़ गई थी, जो कि ज़्याओफन से मदद की भीख मांग रहा था। क्योंकि ज़्याओफन एक अच्छी दिल का इंसान है, इसलिए हम देखते हैं कि ज़्याओफन ने उस बंदर की मदद करने का फैसला किया और वो आगे की तरफ जाते हुए उस बंदर को उठा लेता है। और तभी अचानक ज़्यावियन देखता है कि उसका ब्लड सकिंग बीट दोबारा से एक्टिवेट हो गया और वो तेजी के साथ पानी के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। ज़्यावियन ने ये देखकर उस बंदर को फौरन से सेफ जगह पर फेंक दिया, जबकि वो खुद उस ब्लड सकिंग बीट की वजह से यहाँ पानी में कीचड़ चला आता है। असल में वो ब्लड सकिंग बीट यहाँ पानी के नीचे एक स्टिक की तरफ आ रही थी, जिस स्टिक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इस ब्लड सकिंग बीट का कोई हिस्सा हो। ज़्याओफन भी यहाँ पर ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि अचानक ही वो ब्लड सकिंग बीट सीधा जाकर उस स्टिक से कंबाइन हो जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी। इस ऑरा को महसूस करते हुए देखकर ज़्याओफन तो काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन वो आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ उस स्टिक को पकड़ने की कोशिश करता है, जिसके अंदर से तो पहले से भी ज्यादा एनर्जी अनलीश हो गई और इस एनर्जी के कारण हम देखते हैं कि अचानक ही ज़्याओफन वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। नेक्स्ट टाइम जब उसकी आंखें खुलती है तो ज़्याओफन देखता है कि वो अपने घर में पड़ा हुआ था, जहाँ ज़्याओफन के मास्टर और उनकी बीवी यहाँ ज़्याओफन के पास आ गए थे और वो दोनों ज़्याओफन से कहते हैं कि आखिर तुम दोनों उस जंगल में क्या करने गए थे? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम लोगों की ये गलती तुम दोनों की जान ले सकती थी? जिस पर ज़्याओफन उन्हें समझाते हुए बोलता है कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें तो बस एक बंदर परेशान कर रहा था जिसे फॉलो करते हुए हम लोग वहाँ पर चले गए, हमें नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ मास्टर टियानमिन तो असल में काफी ज्यादा गुस्सा शो कर रहे थे, लेकिन उनकी बीवी उन्हें समझाते हुए यहाँ से बाहर ले जाती है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि असल में मास्टर टियानमिन को ज़्याओफन पर गुस्सा नहीं था, बल्कि वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। वो कभी भी अपने बच्चों को खोना नहीं चाहते, वो असल में दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो इस बारे में कभी भी किसी को नहीं बताते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अचानक यहाँ पर वही मंकी फौरन से ज़्याओफन के पास आ चुका था, क्योंकि बाहर चारों तरफ टियान लियांगर और येलो मिलकर इस बंदर की तलाश कर रहे थे और वो इसे आज के दिन जान से मार देंगे, इसलिए ये बंदर बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। जबकि हम देखते हैं कि ज़्याओफन फौरन से सामने की तरफ आते हुए इस बंदर को उन दोनों से बचा लेता है, क्योंकि ज़्याओफन को लगता है कि ये बंदर इतना भी बुरा नहीं और वो इसे अपना पेट बनाने के लिए तैयार है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्याओफन ने उस बंदर को ऐश का नेम दे दिया था, जो नाम सुनकर वो बंदर भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और वो ज़्याओफन के साथ काफी ज्यादा फ्रेंडली हो चुका है। आज के बाद मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी ज़्याओफन को परेशान करेगा। यहाँ इस सब हंगामे के बाद हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ज़्याओफन अपने रूम में बैठकर मोंक पूजी की सिखाई हुई स्पिरिचुअल टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा था। ज़्याओफन ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया कि अब वो इन स्पिरिचुअल टेक्निक में पहले से काफी ज्यादा परफेक्ट हो चुका है। दूसरी तरफ हम लोगों को जिनियो का भी सीन दिखाई दिया, जो कि अकेले ही फ्रस्ट्रेट होते हुए एक पहाड़ी पर अपनी सोर्ड प्रैक्टिस कर रहा था, पर तभी अचानक उसके मास्टर लोंग शाओफेंग वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि जिनियो की सोर्ड ट्रेनिंग में मदद कराना चाहते थे। थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद हम देखते हैं कि अब जिनियो पहले से काफी ज्यादा शांत हो चुका था, इसलिए मास्टर लोंग शाओफेंग जिनियो से कहते हैं, अगर जिनियो तुम इस बात को साबित कर दो कि तुम इस ड्रैगन सोर्ड के काबिल हो चुके हो तो मैं ये सोर्ड तुम्हारे हवाले कर दूंगा। जो कहने के बाद हम देखते हैं कि मास्टर लाओ शेंग ने यहाँ पर अपने ड्रैगन सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन कर लिया था और वो यही सेम टेक्निक यहाँ जिनियो को भी परफॉर्म करने के लिए कहते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि जिनियो जब इस टेक्निक को परफॉर्म कर रहा था तो वो क्लिफ से नीचे गिर जाता है, जो देखकर मास्टर लोग तो बहुत ही परेशान हो गए, लेकिन जिनियो भी आखिरकार इस टेक्निक को परफॉर्म करने में कामयाब हो जाता है, जो देखकर मास्टर लोंग शाओफेंग को तो जिनियो पर बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था। वो इसी तरह से जिनियो को यहाँ पर और भी कई सारी सोर्ड टेक्निक सिखाते हैं, जिनमें से एक तो थंडर सोर्ड टेक्निक थी, लेकिन चूंकि जिनियो को थंडर्स देखकर डर लगता है क्योंकि उसने बचपन में इसी वजह से अपनी पूरी विलेज को खो दिया था, इसलिए वो यहाँ इस बार भी इस थंडर को देखकर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ ज़्याओफन पर आ गया, जो कि अपनी फैमिली के लिए खाना पका रहा था। साथ ही साथ ज़्याओफन यहाँ पर मिस टियान लियांगर से मिलने के लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि उसने मिस टियान लियांगर के लिए एक फ्लूट बनाई हुई थी और वो सही मौके की तलाश करते हुए ये फ्लूट उसे देने भी वाला था, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस टियान लियांगर वहाँ पर आ चुकी थी, जो कि ज़्याओफन से ये फ्लूट देखकर उसे छीनने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान काफी ज्यादा क्यूट सी पकड़ पकड़ाई हो रही थी और यहाँ इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीबी आ चुके थे, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान एक प्यारा सा रोमांटिक सीन क्रिएट हो गया। ज़्याओफन तो ये देखकर बहुत ही शर्मा जाता है, क्योंकि असल में ज़्याओफन दिल ही दिल में यहाँ मिस टियान लियांगर को पसंद करना शुरू कर चुका था और इसलिए ज़्याओफन ने उसके लिए ये फ्लूट भी क्रिएट की थी। यहाँ इन दोनों के दरमियान होने वाली इस एम्बैरेसमेंट को खत्म करने के लिए हम देखते हैं कि ब्रदर सॉन्ग वहाँ पर आ चुका था, जो कि इन दोनों से कहता है कि मास्टर ने तुम दोनों को बुलवाया
आया है, क्योंकि इन लोगों के बैम्बू पीक में कुछ मेहमान आए थे, जो सुनकर ये दोनों बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। दूसरी तरफ हमें जानने को मिलता है कि वो मेहमान असल में कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन पीक से आए हुए जिनी और उसके साथ की होता, जो कि असल में यहाँ पर आए हुए थे ताकि वो बैम्बू पीक के लीडर को ऑल साइड कंपटीशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे सके, क्योंकि रूल्स में थोड़ी बहुत चेंजिंग आ चुकी थी। दूसरी तरफ मिस लियांग और ज़ियाओफान भी अब तक यहाँ पर पहुंच चुके थे। ज़ियाओफान तो इतने सालों बाद यहाँ जिनियो को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ज़ियाओफान ने यहाँ पर जिनियो की मुलाकात मिस लियांग से भी करवा दी थी और वो इन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाता है। दूसरी तरफ वहीं पर मुझे सीनियर ब्रदर किहाओ तो यहाँ लियांगर को देखकर उसके प्यार में ही पड़ गया, इसलिए हम देखते हैं कि उसने लियांगर के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया था। इस लियांगर भी ब्रदर किहाओ के फ्लर्ट को काफी ज्यादा कैजुअल ले रही थी, जो सब देखकर ज़ियाओफान को तो जेलसी होती है। दूसरी तरफ जिनियो यहाँ ज़ियाओफान को लेकर वहाँ से बाहर निकल आया। ये दोनों अपने विलेज के बारे में बात करते हैं और पुरानी जिंदगी को इसी तरह से याद करते हुए एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। बेशक इन दोनों ने मिलकर काफी कुछ सहा था। पुरानी बातों को याद करके थोड़ा सा ज़ियाओफान उदास भी हो जाता है। जिनियो उसका मूड फ्रेश करने के लिए ज़ियाओफान से कहता है कि क्या तुम मुझसे स्वॉर्ड फाइट करना चाहोगे, जो सुनकर तो ज़ियाओफान खुश होते हुए कहता है कि हाँ क्यों नहीं। और यहाँ पर इन दोनों ने दोबारा से वुडन स्वॉर्ड उठा लिए थे ताकि ये दोनों अपनी बचपन की यादों को ताजा कर सके। और इसी तरह से इन दोनों के दरमियान फ्रेंडली फाइट हो रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि जिनियो ने थोड़ी सी ज्यादा ही पावर्स का इस्तेमाल कर लिया, जिसकी वजह से ज़ियाओफान हिट होकर नीचे गिर जाता है। और बदकिस्मती से मिस लियांगर ने ये सब देख लिया था, तो उसे लगता है कि शायद जिनियो यहाँ पर ज़ियाओफान को बुली करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि लियांगर ने गुस्सा होकर अपनी मैजिकल रिबन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ जिनियो पर अटैक करना शुरू कर दिए। जहाँ जिनियो से समझाने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन चूंकि मिस लियांगर रुक नहीं रही थी और वो लगातार अपने मैजिकल रिबन का इस्तेमाल करते हुए जिनियो को परेशान कर रही थी, इसलिए हम देखते हैं कि जिनियो भी यहाँ पर अपनी रियल पावर शो करना शुरू कर देता है, जहाँ पर उसने अपनी स्पिरिचुअल ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फोनस से लियांगर पर हमला कर दिया। यहाँ लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच ब्रदर किहाओ आ चुका था, जिसने इस अटैक को ब्लॉक करते हुए मिस लियांगर की जान बचा ली थी। साथ ही साथ वहाँ पर मास्टर टियानमिंग भी आ जाते हैं, जो कि ये सब देखकर जिनियो पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। यहाँ ज़ियाओफान उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये तो बस सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, असल में यहाँ पर क्या कुछ हुआ वो इसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मास्टर टियानमिंग तो बहुत ही गुस्सा थे। वो ज़ियाओफान की एक बात तक नहीं सुनते, जबकि दूसरी तरफ ब्रदर किहाओ यहाँ जिनियो की तरफ से मास्टर टियानमिंग से माफी मांगता है। साथ ही साथ वो यहाँ पर मिस लियांगर से भी कह रहा था कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मेरा भाई थोड़ा जल्दी गुस्सा हो जाता है, अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं इस सॉरी के तौर पर आपको एक प्यारा सा पल देना चाहता हूँ। मिस लियांगर यहाँ पर इस ब्यूटीफुल से पल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो इसे अपने पास रख लेती है। ज़ियाओफान यहाँ इन दोनों को इस तरह से प्यार भरी बातें करते हुए देखकर काफी जेलस फील कर रहा था। जिनियो भी ज़ियाओफान की इस जेलसी को महसूस कर लेता है, इसलिए वो उसका मजाक उड़ा रहा था। साथ ही साथ उसे काफी ज्यादा खुशी भी हो रही थी जो आज वो इतने सालों बाद यहाँ ज़ियाओफान से मिल पाया। वो यहाँ ज़ियाओफान को बताता है कि तुम्हें तो मालूम होगा कि ऑल पीक कंपटीशन होने वाला है, मैं उस कंपटीशन में हिस्सा लूंगा, क्योंकि ये कंपटीशन 60 साल में एक बार आता है और हम लोग इस तरह की कीमती मौके को जाया होने नहीं दे सकते। जो सुनकर ज़ियाओफान जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, मैं भी वहाँ पर जरूर आऊंगा। यहाँ पर ये सारी बातें होने के बाद हम देखते हैं कि जिनियो ज़ियाओफान को अलविदा करते हुए ब्रदर किहाओ के साथ वापस से ड्रैगन पीक की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ हम लोगों को यहाँ रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ज़ावियन अपने रूम में सो रहा था। तभी अचानक मिस लियांगर यहाँ ज़ावियन से मिलने के लिए आ चुकी थी, जो देखकर ज़ावियन सरप्राइज होते हुए उससे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो। हम देखते हैं कि मिस लियांगर अपने साथ एक पेपर भी लेकर आई हुई थी, जिस पेपर पर यहाँ बैम्बू पीक की एक स्पेशल सीक्रेट टेक्निक थी और मिस लियांगर यहाँ ज़ावियन के पास ये सीक्रेट टेक्निक लाई थी ताकि वो इसे सीख ले। ज़ियाओफान मना करते हुए कहता है कि नहीं, ये एक सीक्रेट टेक्निक है, मैं इसे सीख कैसे सकता हूँ, मास्टर टियानमिंग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिस पर मिस लियांगर जवाब देते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, फादर को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और तुम इस टेक्निक को सीख लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आइंदा से कोई भी तुम्हें बुली करे। यहाँ ज़ियाओफान को ये सब काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि मिस लियांगर उसकी परवाह करती है, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस लियांगर अपने पास से उसी पल को निकाल चुकी थी जो कि ब्रदर किहाओ ने उसे दिया था, और वो यहाँ पर इस पल को देखते हुए काफी ज्यादा प्यार से ब्रदर किहाओ की ही तारीफें करती है, जो सब देखकर ज़ियाओफान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ मिस लियांगर के जाने के बाद अब हम देखते हैं कि ज़ियाओफान बाहर आकर उस टेक्निक को प्रैक्टिस करना शुरू कर चुका था, जहाँ काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि ज़ियाओफान ने उस सीक्रेट टेक्निक को मास्टर कर लिया, जिस टेक्निक की मदद से हम देखते हैं कि ज़ियाओफान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक जगह पर कंसंट्रेट करके उसका इस्तेमाल करते हुए अटैक चल सकता है। ज़ियाओफान इस टेक्निक को सीखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो इसका ऑल पीक कंपटीशन में भी इस्तेमाल कर पाएगा। पर तभी अचानक ज़ियाओफान को दूसरी तरफ बेसमेंट से किसी की आवाज सुनाई दी, जो कि असल में ज़ियाओफान का एक सीनियर ब्रदर था और वो पिछले कई सालों से ट्रेनिंग करने के लिए दूर गया हुआ था। ज़ियाओफान यहाँ पर अपने सीनियर ब्रदर को देखकर तो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि ब्रदर आप यहाँ पर कब आए। दूसरी तरफ वो सीनियर ब्रदर यहाँ ज़ियाओफान से कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता था। असल में वो भी इसीलिए वापस आया है क्योंकि उससे मालूम हो चुका था कि ऑल पीक कंपटीशन होने वाला है और
वो भी इसमें हिस्सा लेना चाहता था, जिसके लिए उसे एक मैजिकल वेपन भी मिल चुका है। सीनियर ब्रदर यहाँ ज़ियाओफन को दिखाता है कि उसकी ये मैजिकल वेपन डाइसिस थी, जिसे देखकर ज़ियाओफन समझ गया था कि असल में उसके भाई को जुए की आदत थी और इसी वजह से उसका मैजिकल वेपन भी बिल्कुल उसकी आदतों की तरह है। यहाँ ज़ियाओफन का सीनियर ब्रदर तो काफी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि उसे लगता है कि वो इस आलपी कंपटीशन में काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन ज़ावियन ये सब देखकर उदास हो गया, क्योंकि जिनियो के साथ कल की हुई फाइट से उसे अंदाजा हो चुका था कि वो अभी के लिए काफी ज्यादा कमजोर है। पर उसका सीनियर ब्रदर यहाँ ज़ियाओफन को समझाता है कि तुम कमजोर नहीं, फिक्र मत करो, हम लोग ही वहाँ पर जीतेंगे। और इसी तरह से वो यहाँ ज़ियाओफन को मोटिवेट कर रहा था। जबकि दूसरी तरफ नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिनियो भी अपनी ड्रैगन पीक में रहकर लगातार मेहनत करते हुए खुद को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा था। जिनियो को यहाँ इतनी ज्यादा मेहनत करता हुआ देखकर उसके मास्टर लोग काफी ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि उन्हें जिनियो से बहुत ही उम्मीदें थी। इसके बाद आखिरकार यहाँ आल पीक कंपटीशन वाला दिन आ चुका था, जहाँ पर बैम्बू पीक के सारे डिसाइपल्स ही उस कंपटीशन के लिए रवाना होने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। ज़ियाओफन भी यहाँ लोगों के रास्ते में खाने के लिए कुछ चीजें उठाकर ले आया था। यहाँ पर सारे सीनियर ब्रदर ज़ियाओफन से सवाल करते हुए पूछते हैं कि आखिर तुम आल पीक कंपटीशन में किस वेपन का इस्तेमाल करके फाइट करोगे, जिस पर ज़ियाओफन बताता है कि मैं अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए फाइट करूंगा। लेकिन ये देखकर तो उन सब लोगों को लगता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्योंकि ये ज़ियाओफन की स्टिक कुछ ज्यादा खास नहीं दिख रही थी। इसलिए हम देखते हैं कि मिस लियांग लियांगर यहाँ पर अपने पास से एक सोर्ड निकालकर ज़ियाओफन के हवाले करते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, तुम इस सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए फाइट कर लेना। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सब लोग ही अपने मैजिकल वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए कंपटीशन अरीना की तरफ रवाना हो गए। कंपटीशन अरीना में पहुंचने के बाद ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर तो ऑलरेडी सब पीक के डिसाइपल्स पहुंचे हुए थे। ज़ियाओफन ने आज से पहले जिंदगी में इतने सारे डिसाइपल्स को एक जगह पर इकट्ठा कभी नहीं देखा था। तभी अचानक ज़ियाओफन की नजर वहाँ पर मौजूद एक लड़की पर पड़ गई, जो कि आइस सोर्ड सेट की एक स्टूडेंट थी। इस लड़की का नाम मिस जुई था, जिसे देखकर सब लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि मिस जुई कितनी ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर सबके सब डिसाइपल्स इसी तरह से आपस में इस टाइम को एंजॉय कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सब पीक मास्टर्स भी एक साथ बैठकर मीटिंग कर रहे थे। इस मीटिंग के दौरान सेक्ट लीडर बताता है कि मुझे मालूम हुआ है कि डीमन कल्ट इस वक्त बहुत ही ज्यादा कमजोर है। जिस बात को कंफर्म करने के लिए मैंने फैसला किया है कि हमारे आलपी कंपटीशन के जो भी विनर्स होंगे मैं उन्हें इसी मिशन पर भेज दूंगा, ताकि वो ये बात कंफर्म कर सके। और अगर ये बात सच हुई तो हम लोग आज के बाद डीमंस का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर देंगे। यहाँ उनकी ये बात सुनकर बाकी के सब पीक लीडर्स इस बात से बिल्कुल सहमत थे। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर दोबारा से डिसाइपल्स पर आ चुका था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग एक दूसरे के साथ यूं ही हंसी मजाक कर ही रहे थे। तभी अचानक वहाँ पर ड्रैगन पीक के लोग भी आ चुके थे, जिनमें कीहाउ भी मौजूद है। कीहाउ यहाँ पर एक बार फिर से मिस लियांग लियांगर को देखकर फौरन से उससे मिलने के लिए पहुँच गया था, और यहाँ मिस लियांग लियांगर भी उसे देखकर ब्लश कर रही थी। दूसरी तरफ जिनियो भी यहाँ ज़ियाओफन से मिलकर काफी ज्यादा खुश था, और वो उसे बताता है कि आज के दिन वो इस कंपटीशन के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। साथ ही साथ ज़ियाओफन की मुलाकात यहाँ पर एक और लड़के से भी हो चुकी थी, जिसका नाम ब्रदर ज़ेंग था, और वो ज़ियाओफन से कहता है कि मुझे तुम्हारा ये मंकी फ्रेंड काफी पसंद आया, आखिर ये तुम्हें कहाँ से मिला है। ज़ियाओफन तो यहाँ अपने इस मंकी फ्रेंड ऐश को काफी ज्यादा कम समझता था, लेकिन ब्रदर ज़ेंग से उसे मालूम होता है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल बीस्ट है। यहाँ इन दोनों के दरमियान इसी तरह की बातें हो रही थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर सेक्ट लीडर आ चुके थे, जो कि सब डिसाइपल्स को एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं, और यहाँ पर इन लोगों की साल पीक कंपटीशन की ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी, जिसे सबके सब डिसाइपल्स एंजॉय भी करते हैं। पर तभी अचानक हमने देखा कि यहाँ ज़ियाओफन के स्टिक से डार्क ऑरा निकल रहा था, और इसी डार्क एनर्जी को महसूस करता हुआ देखकर स्पिरिचुअल ड्रैगन फौरन से वहाँ पर दोबारा पहुँच जाता है, जिसे देखकर तो सब लोग ही घबरा गए। लेकिन सेक्ट मास्टर यहाँ की सिचुएशन को संभालते हुए स्पिरिचुअल ड्रैगन को वहाँ से वापस भेज देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद स्पिरिचुअल ड्रैगन को कोई गलतफहमी हो गई होगी। यहाँ स्पिरिचुअल ड्रैगन के जाने के बाद हम देखते हैं कि मास्टर लोग सब डिसाइपल्स के सामने आकर उनसे कहते हैं कि जो भी साल पीक कंपटीशन को जीतेगा उसे रिवार्ड मिलने वाला है ये कीमती हेक्सागोनल मिरर आर्टिफैक्ट, जिसे देखकर तो ज़ियाओफन को बिल्कुल भी वो खास नहीं लग रहा था। लेकिन ब्रदर ज़ेंग यहाँ ज़ियाओफन को बताता है कि तुम इस मिरर को कम नहीं समझ सकते, ये एक बहुत ही कीमती आर्टिफैक्ट है, जिसका इस्तेमाल करते हुए कोई भी पावरफुल अटैक को तुम आसानी के साथ ब्लॉक कर पाओगे। लेकिन इस मिरर को इस्तेमाल करने के लिए काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर लोग ने आखिरकार इन लोगों के कंपटीशन को एक लॉटरी से डिसाइड करने का फैसला कर लिया था, जिसके बारे में वो यहाँ पर इन डिसाइपल्स को बताते हैं। यहाँ पर टोटल डिसाइपल्स की तादाद 64 है, और इसलिए मैं अपने पास 64 बॉल्स लेकर आया हूँ, जिनमें से हर एक बॉल पर नंबर लिखा होगा। हम लोग कुछ देर बाद इन बॉल्स को हवा में थ्रो करेंगे, जिन्हें जंप करते हुए आप इन बॉल्स को पकड़ना होगा, और हम लोग इसी तरीके से फाइट्स को डिसाइड करेंगे। रूल्स के हिसाब से यहाँ पर 64 की फाइट होगी नंबर 1 से, और 2 की फाइट होगी 63 से। इसी तरह से गो ऑन। जो भी इस फर्स्ट राउंड के फाइट को जीतेगा वही नेक्स्ट राउंड में जा पाएगा, और इसी तरह से हम लोग विनर्स को डिसाइड कर पाएंगे। यहाँ सारे रूल समझाने के बाद हम देखते हैं कि वो गेंद हवा में उछाल दिए गए थे, जो देखकर सब डिसाइपल्स भी जंप करते उनमें से एक एक बॉल को पकड़ना शुरू कर चुके। यहाँ पर सब लोगों के पास उनकी अपनी अपनी
बोलती जियाफान के पास बदकिस्मती से नंबर 1 निकल आता है, यानी कि पहली फाइट उसी की होगी और वो भी नंबर 64 से, जो देखकर मास्टर डियानमिंग तो उदास हो चुके थे। लेकिन असल में यहाँ पर जियाफान की किस्मत बुरी नहीं बल्कि अच्छी थी, क्योंकि नंबर 64 वहाँ पर आया ही नहीं था और इसी वजह से जियाफान को बिना फाइट करे ही नेक्स्ट राउंड में प्रमोट कर दिया जाता है, जो देखकर मास्टर डियानमिंग तो खुश हो गए, क्योंकि उन्होंने इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। उन्हें लगा नहीं था कि जियाफान फर्स्ट राउंड से भी आगे जा पाएगा। यहाँ जियाफान के प्रमोशन के बाद हम देखते हैं कि बाकी के सब डिसाइपल्स ने बारी बारी करके अपने अपने राउंड्स खेलना शुरू कर दिए थे और यहाँ पर कई सारे फाइट्स के बाद हम देखते हैं कि बैम्बू बीट के कई सारे डिसाइपल्स डिस्क्वालीफाई हो गए, क्योंकि वो इस फर्स्ट राउंड में ही अपनी फाइट्स को हार चुके थे। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट फाइट यहाँ पर मिस लिएंगर की जूली से होने वाली थी। जूली सनपीक का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिसाइपल्स था, जो कि स्टोन्स को आसानी के साथ मैनिपुलेट कर सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर जब इन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो गई, तब से ही मिस लिएंगर को उसका मुकाबला करने में बहुत डिफिकल्टी फेस होती है। जियाफान यहाँ पर ये सारी फाइट देख रहा था और उसे मिस लिएंगर के लिए बहुत ही बुरा भी महसूस होता है। वो इस फाइट के दौरान मिस लिएंगर को जीता हुआ देखना चाहता था, लेकिन हम देखते हैं कि जुलिन ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो अपने स्टोन्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ मिस लिएंगर को पूरी तरीके से जकड़ लेता है। अब तो मिस लिएंगर की हार तय हो चुकी थी। जियाफान भी ये देखकर परेशान हो गया। वो मिस लिएंगर की मदद तो करना चाहता है, लेकिन बाहर खड़ा होकर वो कुछ भी नहीं कर सकता और यहाँ अपने मालिक की विश को महसूस करता हुआ देखकर हम देखते हैं कि वो डिमोनिक स्टिक अचानक से एक्टिवेट हो गई और वो अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए मिस लिएंगर को उस स्टोन से आजाद कर देती है, जो देखकर तो सब लोग ही हैरान हो गए। किसी को भी समझ नहीं आया था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या, लेकिन अब मिस लिएंगर के पास जीतने के लिए ये सही मौका था। इसलिए हम देखते हैं कि अब से मिस लिएंगर ने इस फाइट को लड़ने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी। जियाफान इस फाइट को देख रहा था, तभी ब्रदर ज़ेंग भी यहाँ जियाफान के पास आकर उसे एक बुक पेश करते हुए कहता है कि ये लो, ये बुक ले लो। इस बुक में कई सारी सीक्रेट टेक्निक्स है, अगर ये तुम सीख लो तो तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। जियाफान उसकी बातें सुनकर जैसे ही वो बुक ओपन करता है, उसके अंदर तो लड़कियों की तस्वीरें थी, जो देखकर जियाफान तो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस्ड हो गया और वो फौरन उस बुक को बंद कर देता है, क्योंकि ब्रदर ज़ेंग उसके साथ मजाक कर रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस लिएंगर भी आ चुकी थी, जो कि अब तक इस फाइट को जीत चुकी है और वो यहाँ पर जियाफान से कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे थे, मेरी वहाँ पर फाइट चल रही थी और तुम मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहे बल्कि तुम एक बुक पढ़ रहे थे। जियाफान को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो मिस लिएंगर को यहाँ पर क्या जवाब दे, पर तभी अचानक दूसरी तरफ से मिस जुई की फाइट अनाउंस हो चुकी थी, जिस फाइट को देखने के लिए तो वहाँ पर मौजूद हर एक डिसाइपल ही एक्साइटेड था और वो सब लोग यहाँ मिस जुई की फाइट देखने के लिए आ चुके थे, जिसकी फाइट एक ड्रैगन पीक के वॉरियर से होती है। यहाँ जियाफान ब्रदर ज़ेंग भी उसकी फाइट देखने के लिए आ चुका था, जहाँ पर ब्रदर ज़ेंग तो मिस जुई की तारीफें करते हुए कहता है कि ये लड़की बहुत ही खूबसूरत है, आज तक मैंने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस जुई के ओपिनियन ने तेजी के साथ मूव करते हुए मिस जुई पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिन हमलों को डॉज करना मिस जुई के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होता। इसलिए हम देखते हैं कि उसके ओपिनियन ने चारों तरफ आइस क्रिस्टल्स क्रिएट कर लिए थे ताकि वो मिस जुई को एक जगह पर ही कैद कर दे, लेकिन शायद उसने मिस जुई को कुछ ज्यादा ही कम समझ लिया था, क्योंकि मिस जुई अपनी रियल एबिलिटीज को एक्टिवेट करते हुए आसानी के साथ उन क्रिस्टल को तोड़ चुकी थी। साथ ही साथ वो यहाँ पर अपनी सोर्ड को उस डिसाइपल पर पॉइंट आउट कर देती है, जिसकी वजह से वो डिसाइपल हार मान चुका था, क्योंकि वो जानता था कि वो यहाँ नहीं जीत सकता। अब यहाँ इस लास्ट राउंड के साथ ही हमें मालूम होता है कि टोटल 32 वॉरियर्स ही नेक्स्ट राउंड के लिए प्रमोट हो चुके हैं, जिनका नेक्स्ट राउंड कल खेला जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि ये सब लोग आराम करने के लिए अपने रूम से चले गए थे, लेकिन दूसरी तरफ जियाफान, जिसे रात को नींद नहीं आ रही थी, वो यहाँ मिस लिएंगर के बारे में सोचते हुए अपने रूम से बाहर आ चुका था। लेकिन बाहर आने के बाद तो जियाफान की नजर यहाँ मिस लिएंगर पर पड़ गई थी, जो कि ब्रदर की हाउ के साथ बाहर टहल रही है। उन दोनों को यहाँ यूँ इतना जरा हंसी मजाक और प्यार से बातें करते हुए देखकर जियाफान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो समझ गया था कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, लेकिन जियाफान के दिल में भी तो मिस लिएंगर के लिए फीलिंग्स थी, इसलिए उसे ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा फील हुआ, बल्कि वो तो अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका था। इसलिए नेक्स्ट डे जब यहाँ पर सेकंड राउंड शुरू हुआ तो हम देखते हैं कि जियाफान की एक वॉरियर के साथ फाइट हो रही थी, लेकिन वो इस फाइट के दौरान अपना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, जिस मौके का फायदा उठाकर उस वॉरियर ने यहाँ जियाफान पर एक पावरफुल अटैक करते हुए उसकी सोर्ड को ब्रेक कर दिया था। ये देखकर सब लोगों को लगता है कि शायद अब जियाफान हार जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ जियाफान हिम्मत करते हुए अब हार नहीं मानता, बल्कि वो अपनी मैजिकल स्टिक को बाहर निकाल लेता है, जो देखकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोग यहाँ जियाफान पर ही हंस रहे थे, क्योंकि उन सब लोगों को इवन उस वॉरियर को भी लग रहा था कि जियाफान का ये मैजिकल वेपन तो काफी ज्यादा कमजोर है, बल्कि वो तो इसे एक मामूली ब्लैक कलर की स्टिक कह रहे थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि ये स्टिक कितनी ज्यादा पावरफुल है, जिसकी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए जियाफान ने तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए सीधा उस वॉरियर पर हमला करना शुरू कर दिया। ये देखकर तो अब वो दूसरा वॉरियर भी यहाँ जियाफान के साथ सीरियस फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि जियाफान में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। दूसरी तरफ जियाफान, जो कि यहाँ पर कीहा और मिस लिएंगर की रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा था, इसलिए वो गुस्से से पागल हो गया और डिमोनिक एनर्जी उस पर काबू करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जियाफान की आंखें रेड हो चुकी थी। साथ ही साथ उसकी मैजिकल
मैजिकल स्टिक से यहाँ पर काफी ज्यादा डिमोनिक ओरा भी निकल रहा था, जो और यहाँ पर ज़्याओफान के उस ओपिनियन को घेर लेता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ज़्याओफान ने इसी वजह से काफी आसानी के साथ उस वॉरियर को हराकर बाहर पटक दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर अनाउंसमेंट हो गई थी कि ज़्याओफान इस राउंड का विनर है और वो टॉप 16 के लिए क्वालिफाई हो गया। लेकिन यहाँ इस राउंड को जीतने के बाद हम देखते हैं कि ज़्याओफान भी कमजोरी की वजह से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर टियानमिंग ज़्याओफान की तारीफें करते हुए उसका शुक्रिया भी अदा करते हैं, क्योंकि अब सिर्फ पीछे ज़्याओफान और मिस लिएंगर ही बचे थे जो कि टॉप 16 के लिए खुद को क्वालिफाई कर पाए। उनके बाकी के सब डिसाइपल्स तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके हैं, इसीलिए वो यहाँ पर पहली दफा ज़्याओफान पर काफी ज्यादा प्राउड भी महसूस कर रहे थे। अब इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे थर्ड राउंड दिखाया जाता है, जहाँ थर्ड राउंड के दरमियान हम देखते हैं कि ज़्याओफान ने अपने मैजिकल स्टिक को एक कपड़े से ढांक दिया था ताकि वो इस बार अपने ओपिनियन को ज्यादा जख्मी ना कर पाए। लेकिन साथ ही साथ ज़्याओफान अपने मन में कह रहा था कि इस बार वो मास्टर टियानमिंग के लिए इस राउंड को जरूर जीतेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्याओफान के ओपिनियन ने सबसे पहले अपने फायर अटैक से ज़्याओफान पर हमला कर दिया था, जिसे ज़्याओफान ने अपने आसपास एक शील्ड बनाते हुए खुद को प्रोटेक्ट किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस लिएंगर की भी यहाँ पर मिस ज़ोई के साथ फाइट हो रही थी। इन दोनों की पावर एबिलिटीज काफी ज्यादा कमाल की थी, इसलिए हमें इन दोनों के दरमियान एक आइकॉनिक लेवल की फाइट देखने को मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ मिस लिएंगर ने यहाँ पर एक बड़ी गलती कर दी। वो इस इंटेंस फाइट के दौरान भी अपना सारा के सारा ध्यान पीछे मौजूद ब्रदर की हाउ पर लगा रही थी, और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि मिस ज़ोई ने यहाँ पर मिस लिएंगर को पूरी तरीके से हरा दिया, जो देखकर मिस लिएंगर के फादर मास्टर टियानमिंग तो बहुत ही ज्यादा निराश हो गए थे। साथ ही दूसरी तरफ हमें जानने को मिलता है कि ज़्याओफान अपने राउंड को जीत चुका था, लेकिन उसकी हालत बहुत ही बदतर हो चुकी है। लेकिन ज़्याओफान यहाँ मास्टर टियानमिंग को खुश करना चाहता था, इसलिए वो यहाँ मास्टर के सामने आते हुए कहता है कि मास्टर मैं आपके लिए जीत गया। ये कहते साथ ही ज़्याओफान वहाँ कमजोरी से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है, जबकि मास्टर टियानमिंग भी ज़्याओफान के लिए अब बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। वो सब लोग वहाँ से ज़्याओफान का इलाज करने के लिए उसे उठाकर ले जाते हैं। इसके बाद दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर मास्टर टियानमिंग और उनकी वाइफ पर आ गया, जो कि रात को अपने रूम में बैठकर इसी बारे में बात कर रहे थे कि हमने खुद देखा कि मिस लिएंगर उसकी हाउ की तरफ सारा ध्यान लगा रही थी, इसी वजह से वो उस फाइट को हारी। जबकि वो ये बात भी अच्छे से जानते थे कि ब्रदर की हाउ तो ड्रैगन पीक का एक डिसाइपल है और मास्टर टियानमिंग को ड्रैगन पीक बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए वो यहाँ पर मिस लिएंगर और की हाउ की इस रिलेशनशिप से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि की हाउ आखिर यहाँ पर मास्टर टियानमिंग के दुश्मनों से कैसे दोस्ती कर सकती थी। दोस्ती तो दूर की बात, उल्टा मिस लिएंगर यहाँ पर अपने फादर के दुश्मनों से प्यार कर बैठी है। इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर टियानमिंग इस बात से बिल्कुल रजामंद नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने गुस्से में यहाँ मिस लिएंगर को डांट भी दिया था। दूसरी तरफ ज़्याओफान जो कि होश में आ गया, वो यहाँ पर बाहर आते हुए देखता है कि मिस लिएंगर अकेले बैठकर रो रही थी, क्योंकि उसके फादर मिस लिएंगर से कह रहे थे कि किहाओ के साथ अपने इस रिलेशन को तोड़ दो, वो इस रिलेशन को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन मिस लिएंगर कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा ही किहाओ के साथ रहूंगी, मुझे चाहे फिर अपनी फैमिली के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। ज़्याओफान को यहाँ मिस लिएंगर की ये बातें काफी जरा बुरी लग रही थी। इवन की नेक्स्ट डे जब उसका फाइनल राउंड होने वाला था मिस ज़ोई के साथ, तब भी वो यहाँ पर अपने मन में इसी बारे में सोच रहा था। दूसरी तरफ मास्टर टियानमिंग यहाँ पर कह रहे थे कि ज़्याओफान तुम्हें ये कंपटीशन जीतना ही होगा, क्योंकि अब हमारे बैम्बू पीक से सिर्फ तुम लास्ट डिसाइपल बचे हो। जो सुनकर ज़्याओफान ने भी अपने मैजिकल स्टिक को निकाल लिया था और मिस ज़ोई भी अपने मैजिकल सोर्ड को निकाल लेती है। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान आखिरकार फाइट शुरू हो गई। यहाँ इन लोगों के दरमियान हमें एक जबरदस्त लेवल की फाइट देखने को मिलती है, लेकिन मिस ज़ोई की चूंकि पावर ज्यादा थी इसलिए वो लगातार यहाँ पर हमला करते हुए ज़्याओफान को हिट पर हिट करती जाती है। जहाँ इतने सारे हिट्स की वजह से हम देखते हैं कि ज़्याओफान बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, इवन कि उसके मुंह से भी खून निकल आता है। कई दफा जमीन पर गिरने के बावजूद भी ज़्याओफान हार नहीं मानता, वो हर बार दोबारा से खड़े होकर लगातार फाइट करता रहा। मिस ज़ोई भी यहाँ पर ज़्याओफान की इस जज्बे को देखकर उससे बहुत ही इंप्रेस हो चुकी थी, लेकिन उसे हराने के लिए हम देखते हैं कि मिस ज़ोई ने अपने सोर्ड पर अपनी आइस फ्लेम को फैला दिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए एक पावरफुल अटैक से ज़्याओफान पर हमला कर देती है। यह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिसे देखकर मिस ज़ोई को लगता है कि शायद वो इस फाइट को जीत गई, और तभी अचानक दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि ज़्याओफान हारा नहीं बल्कि वो दोबारा से खड़ा हो चुका है और अब उसकी बॉडी पर यह रेड कलर का ऑरा फैल चुका था, यानी कि ज़्याओफान की डिमोनिक पावर्स एक्टिवेट हो चुकी है। इसलिए हम देखते हैं कि ज़्याओफान अब यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। वो मिस ज़ोई को बराबर की टक्कर देना शुरू कर देता है। इवन कि ज़्याओफान के अटैक्स की रफ्तार यहाँ पर इतनी ज्यादा थी कि मिस ज़ोई भी उससे खुद को डिफेंड नहीं कर पाती और वो भी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। मिस ज़ोई यहाँ इस फाइट के दौरान इस बात को अच्छे से समझ चुकी थी कि अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी वो इस फाइट को हार जाएगी, इसीलिए वो अपने आइस सोर्ड सेट की सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक को परफॉर्म करने का फैसला करती है, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगी। इस टेक्निक को एक्टिवेट करने के लिए मिस ज़ोई फौरन से हवा में जंप कर चुकी थी। दूसरी तरफ ज़्याओफान जो कि यहाँ मिस लिएंगर के बारे में सोचते हुए और भी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, उसकी डिमोनिक पावर लगातार उस पर काबू कर रही थी और इसी तरह से ज़्याओफान गुस्से में पागल होते हुए अपने मैजिकल स्टिक का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ यहाँ मिस ज़ोई की तरफ ही बढ़ रहा था ताकि वो उस पर अपना फाइनल ब्लो अटैक कर सके। लेकिन अचानक से मिस ज़ोई के करीब आते साथ
साथ ही ज़ियाओफान को मिज़ुई के अंदर मिस लिएंगर की झलक दिखाई देती है। साथ ही साथ वो अपने मन में कहता है कि अगर मिस लिएंगर की हाउ के साथ खुश है तो मुझे उसे ब्रदर की हाउ के लिए छोड़ना ही होगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि मिस लिएंगर खुश रहे। और यही सोचते हुए हम देखते हैं कि अचानक से ज़ियाओफान वापस से होश में आ गया। वो यहाँ पर अपने मैजिकल स्टिक की पावर्स को इस्तेमाल करना बंद कर चुका, लेकिन तब तक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिज़ुई अपने थंडर अटैक को पूरी तरीके से चार्ज कर चुकी थी और वो इससे ज़ियाओफान पर चल देती है। इवन वो यहाँ पर ज़ियाओफान को हवा में रुकते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी, लेकिन तब तक उसने अपना पावरफुल अटैक चल दिया था और वो इस अटैक को बीच में नहीं रोक सकती। इसलिए हम देखते हैं कि वो अटैक सीधा जाकर ज़ियाओफान से हिट हो गया, जिस अटैक से ज़ियाओफान बुरी तरीके से इंजर्ड होकर हार गया। और मिज़ुई यहाँ इस राउंड को जीतकर फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है, लेकिन उसे अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर ज़ियाओफान को उस लास्ट मोमेंट पर हो क्या गया था, उसने मुझ पर हमला करना बंद क्यों कर दिया। दूसरी तरफ हम मास्टर लॉन्ग शाओफेंग को देखते हैं, जो कि यहाँ पर सेक लीडर के पास आते हुए उनसे कहता है कि क्या आपने ज़ियाओफान के उस मैजिकल स्टिक को नोट किया। मुझे लगता है कि ज़ियाओफान डीमन कल्ट का कोई मेंबर है और वो जिस वेपन का इस्तेमाल कर रहा था वो एक डिमोनिक वेपन है। सेक लीडर को यहाँ ड्रैगन पीक के लीडर की ये बात सुनकर थोड़ी सी हैरानगी तो हुई, लेकिन वो इस बारे में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ ज़ियाओफान पर आ जाता है, जो कि अपनी इंजरीज को हील करके आखिरकार होश में आ चुका था। वो बेशक इस पावरफुल अटैक को सर्वाइव कर चुका, वो भी मास्टर टियानमिंग की वजह से, लेकिन होश में आने के बाद ज़ियाओफान ने अपने भाइयों के मुंह से ये बात सुन ली थी कि उसका मैजिकल वेपन कोई डिमोनिक वेपन है। चारों तरफ हर एक पीक में ही ये बात फैल चुकी थी कि ज़ियाओफान किसी डिमोनिक वेपन का इस्तेमाल करता है और इसीलिए ज़ियाओफान को सुनवाई के लिए बुलाया गया था। जो सुनकर ज़ियाओफान काफी ज्यादा उदास हो गया, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे वो सेक लीडर के सामने पेश हो गया, जहाँ पर बाकी के पीक लीडर्स भी मौजूद थे और मास्टर लोग यहाँ ज़ियाओफान को अपने सामने देखकर उस पर यूं ही झूठे इल्जाम लगाते जा रहे थे कि हमें लगता है कि तुम डीमन कल्ट से हो, क्योंकि तुम जिस मैजिकल वेपन का इस्तेमाल करते हो वो एक डिमोनिक वेपन है और हमें लगता है कि तुमने इसे ब्लड प्यूरिफिकेशन टेक्निक से क्रिएट किया है। ज़ियाओफान उनके ये सारे इल्जाम सुनकर उन्हें नकारते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, आपके जो भी इल्जाम है वो पूरी तरीके से गलत है। लेकिन मास्टर लोगों को ज़ियाओफान पर यकीन नहीं था, इसलिए वो सेक लीडर से कहते हैं कि आपको मेरी बात माननी होगी। ज़ियाओफान डीमंस का कोई जासूस है, हमें इसको यहीं पर जान से मार देना चाहिए। जो सुनकर मास्टर टियानमिंग यहाँ पर ज़ियाओफान के हक में बोलते हुए कहते हैं कि आखिर आप इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो। ज़ियाओफान बचपन से हमारे सेट के अंदर बड़ा हुआ, उसे कभी मौका ही नहीं मिला कि वो डीमन सेट के साथ कोई कांटेक्ट कर सके, तो आप लोग यहाँ इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो। यहाँ सेक लीडर भी मास्टर टियानमिंग की बातों से बिल्कुल एग्री था, क्योंकि बेशक ज़ियाओफान का ये मैजिकल वेपन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ज़ियाओफान के खिलाफ यहाँ ऐसे कोई भी सबूत नहीं जो कि इस बात को साबित कर दे कि ज़ियाओफान डीमन कल्ट से ही बिलोंग करता है। इसी वजह से ज़ियाओफान को यहाँ पर माफ कर दिया गया, जबकि साथ ही साथ सेक लीडर यहाँ पर ज़ियाओफान से कहता है कि तुम टॉप 4 में खुद को क्वालिफाई कर चुके थे, इसीलिए तुम्हें बाकी के टॉप 3 वॉरियर्स के साथ एक जरूरी मिशन पर जाना होगा। जो सुनकर तो ज़ियाओफान ने इस मिशन को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ ज़ियाओफान टॉप 3 वॉरियर्स के साथ अपने मिशन के लिए रवाना हो चुका था। उन लोगों का ये सफर काफी ज्यादा लंबा है, जहाँ वो लोग दिन भर सफर करने के बाद आखिरकार आराम करने के लिए रात को एक सिटी में उतरने का फैसला करते हैं, जिस सिटी के बारे में ब्रदर ज़ेंग तो अच्छे से जानता था। इसलिए वो अपने दोस्तों से कहता है कि यहीं पर पास में एक रेस्टोरेंट है, क्यों ना हम लोग वहाँ पर चलकर खाना खाए, जिस पर बाकी के सब लोग भी एग्री हो गए थे और ये लोग इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रदर ज़ेंग तो काफी अच्छे से वहाँ की डिशेस को ऑर्डर कर रहा था। ज़ियाओफान यहाँ पर ब्रदर ज़ेंग को इस तरह से एक्ट करते हुए देखकर उससे सवाल करते हुए पूछता है कि ब्रदर ज़ेंग, क्या तुम पहले इस रेस्टोरेंट में कभी आए हो, क्योंकि देखकर लगता है जैसे कि यहाँ के हर एक डिश के बारे में तुम्हें मालूम है। जिस पर ब्रदर ज़ेंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ ज़ियाओफान, मैं अक्सर यहाँ पर छुप छुप कर आया करता था और मेरी यहाँ की सबसे फेवरेट डिश है यहाँ की फिश सूप। ज़ियाओफान को यहाँ इस रेस्टोरेंट का हर एक खाना ही काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन वो फिश सूप तो वाकई में कमाल की थी, इसलिए ज़ियाओफान भी इसकी तारीफ करता है। जिस पर उस रेस्टोरेंट का सर्वेंट यहाँ पर ज़ियाओफान से कहता है कि ये फिश सूप इतना सारा टेस्टी इसलिए है क्योंकि इसमें जो फिश डालेगी वो बिल्कुल ताजी है। लेकिन इस वेटर की ये बात सुनकर अचानक पीछे से एक लड़की आवाज देते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो, ये लड़की असल में इस कहानी की मेन हीरोइन है, जिसका फुल नाम है मिस बियाओ यूवी। ज़ियाओफान तो यहाँ पर उस लड़की को देखता ही रह गया, जबकि दूसरी तरफ वो लड़की नीचे की तरफ आते हुए उस वेटर से कहती है कि ये फिश बिल्कुल भी ताजी नहीं हो सकती, क्योंकि इस तरह की फिश सिर्फ जोंग माउंटेन पर ही पाई जाती है और जोंग माउंटेन से यहाँ का फासला पूरे 15 दिन का है, यानी कि अगर फिश पकड़ की लाई जाए तब भी 15 दिन लग जाएंगे। जो सुनकर वो वेटर जवाब देते हुए कहता है कि आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये जोंग माउंटेन की ही फिश है, लेकिन असल में कुछ सालों पहले यहाँ पर कुछ व्यापारी आए थे जो कि जोंग माउंटेन से ये फिशेस पकड़कर यहाँ पास वाली नदी में ले आए थे और अब वो लोग यहीं पर इसे पाल रहे हैं, इसलिए हम लोगों के लिए इन फिशेस को ताजा ताजा पकड़ कर लाना ज्यादा मुश्किल नहीं। मिस यूवी को तो अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन तभी अचानक उसकी आंटी यहाँ पर उसे बुला लेती है, इसलिए मिस यूवी को वहाँ से जाना पड़ा। इसके बाद हम लोगों को यहाँ रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ियाओफान जब खाना खाकर उठकर बाहर आ रहा था
था तभी अचानक उसकी मुलाकात मिस जुई से हो गई, जहाँ मिस जुई पिछले कई वक्त से इसी सवाल के बारे में सोच रही थी और वो यहाँ पर ज़ाफान से सवाल करते हुए कहती है कि मुझे बताओ आखिर उस कंपटीशन के दिन तुमने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया, तुमने फाइट के दौरान ही अपने वेपन को क्यों छोड़ दिया था। जिस पर ज़ाफान झूठ बोलते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता तब मुझे क्या हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे फाइट करने का मन ना हो और मैं खुद ही बेहोश हो गया। लेकिन मिस जुई जानती थी कि ज़ाफान झूठ कह रहा है, इसलिए वो इसके बारे में ज्यादा उससे कुछ नहीं पूछती और वो वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ ज़ाफान यहाँ अपने रूम में आ चुका था, जहाँ वो सोने की पूरी कोशिश करता है लेकिन डरावने ख्वाब उसे सोने नहीं दे रहे थे, इसलिए वो मजबूरन उठकर यहाँ बाहर टहलने के लिए आ चुका था। अभी अचानक ज़ाफान की नजर यहाँ अपने सामने मौजूद मिस यूवी पर पड़ गई, जो कि गार्डन से कुछ फ्लावर्स को तोड़ रही थी। ज़ाफान ये देखकर यहाँ मिस यूवी को रोकते हुए कहता है कि तुम ऐसा मत करो, वो एक जानदार है, अगर तुम एक जानदार की जान लोगे तो ये अच्छा नहीं है, उन्हें भी दर्द होगा। लेकिन मिस यूवी तो ज़ाफान की ये बात सुनकर हंसना शुरू कर देती है, क्योंकि आज से पहले उसने इतनी बड़ी बेवकूफी भरी बात कभी नहीं सुनी थी। साथ ही साथ यहाँ पर मिस यूवी ज़ाफान से सवाल करते हुए पूछती है कि क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ, जिस पर ज़ाफान अपना नाम नहीं बता रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि मिस यूवी भी बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। वो यहाँ पर एक्टिंग करते हुए कहती है कि यकीनन मैं तुम्हें खूबसूरत नहीं लगी होंगी, इसी वजह से तुम मुझे अपना नाम नहीं बता रहे, जो सुनकर ज़ाफान को मजबूरन उसे अपना नाम बताना पड़ा। जिसे जानने के बाद मिस यूवी लगातार यहाँ ज़ाफान के साथ कुछ देर बातें करती रही और वो उसे अपने बातों में उलझा रही थी, जहाँ पर वो सवाल करते हुए पूछती है कि ज़ाफान तुम्हें क्या लगता है कि ये फूल ज्यादा खूबसूरत है या मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ। अब चाहे ज़ाफान जो मर्जी जवाब दे, अगर वो कहेगा कि ये फूल ज्यादा खूबसूरत है तब भी वो फंसेगा, अगर वो कहता है कि तुम ज्यादा खूबसूरत हो तब भी वो फंसेगा। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ाफान ने यहाँ पर मिस यूवी से कहा कि तुम ज्यादा खूबसूरत हो और इसी वजह से वही हुआ जो ज़ाफान सोच रहा था। मिस यूवी यहाँ पर ज़ाफान से कहती है कि तुम भी बाकी लड़कों की तरह मुझ पर लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम भी फ्लर्ट करोगे। जो सुनकर तो ज़ाफान मुंह बनाते हुए वहाँ से रवाना हो गया। मिस यूवी यहाँ पर ज़ाफान को देखते हुए कहती है कि ज़ाफान तुम काफी जरा खास हो, सच कहूँ तो मैंने आज तक तुम जैसा इंसान कभी नहीं देखा जिसमें इतनी जरा अच्छाई है, इवन कि वो एक फूल की जान की भी फिक्र करता है। यहाँ ज़ाफान की जाने के बाद हम देखते हैं कि मिस यूवी की आंट उसके पास आ चुकी थी, जो कि मिस यूवी से कहती है कि शाम को जिन लोगों से तुम मिली थी वो असल में किंग्समैन सेट के ही डिसाइपल है। मिस यूवी यहाँ पर उन डिसाइपल्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करती, बल्कि वो अपनी आंट को वही फ्लावर दिखाते हुए कहती है कि आंट देखो ये फ्लावर कितना खूबसूरत है। जिस पर मिस यूवी की आंट जवाब देते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये फ्लावर्स तुम्हें काफी जरा पसंद है, जो कभी हमारे माउंटेन पर भी उगा करते थे, लेकिन तुम्हारे फादर ने उन सबको उखाड़ कर फेंक दिया। लेकिन मैं तुम्हें समझा सकती हूँ, तुम्हारे फादर तुमसे काफी जरा प्यार करते हैं और वो सब तुम्हारी ही भलाई के लिए था। लेकिन मिस यूवी गुस्सा होते हुए कहती है कि इस तरह की बातें बंद करो, अगर मेरे फादर मुझसे प्यार करते होते तो वो मेरी माँ को यूँ मरने ना देते और उनके मरने के बाद उन फ्लावर्स को भी उखाड़ कर ना फेंकते। ये कहते हुए मिस यूवी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और वो अपनी आंट से कहती है कि प्लीज यहाँ से चली जाइए, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। मिस यूवी की आंट ये सुनकर वहाँ से जाने से पहले मिस यूवी से कहती है कि हम लोग कल कोंग माउंटेन की तरफ रवाना होंगे, सफर काफी ज्यादा लंबा है इसलिए तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। इसके बाद मिस यूवी वहीं पर रुककर अकेले कुछ वक्त गुजारती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़ाफान अपने दोस्तों के साथ दोबारा से अपने सफर पर रवाना हो चुका। यहाँ पर ज़ाफान को मालूम हुआ कि वो लोग भी असल में कोंग माउंटेन में ही जा रहे थे ताकि वो वहाँ पर मौजूद कुछ डीमंस की रिपोर्ट बना सके। लेकिन ये लोग जैसे ही सफर करते हुए कोंग माउंटेन के एरिया में पहुंचे तभी अचानक वहाँ इन लोगों का सामना ब्लड सकिंग बैट से हो जाता है, जो कि आते साथ ही इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। यही इन ब्लड सकिंग बैट्स की तादाद काफी ज्यादा थी, जिन सबको मारना इन लोगों के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था। पर तभी अचानक इन्हें पीछे से किसी की आवाज सुनाई थी, जो कि ब्रदर की हाउ से कहता है कि अगर तुम लोग रोशनी का इस्तेमाल करो तो ये बैट दूर भाग जाएंगे। ब्रदर की हाउ ने भी ये बात सुनते साथ ही फौरन अपने हेक्सागोनल मिरर आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते वहाँ चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट कर ली, जिसकी रोशनी से वो ब्लड सकिंग बैट दूर भाग जाते हैं। और असल में ये आवाज किसी और ने नहीं बल्कि फेंगशिंग वैली के लोगों ने दी थी, जो कि यहाँ पर आ जाते हैं। उनके साथ टियानयिन टेंपल के लोग भी मौजूद थे। बाकी के दोनों सेट वाले ये 4 वॉरियर भी बिल्कुल सेम मिशन पर आए हुए थे, इसलिए ये लोग एक दूसरे के साथ मिलते हुए उन डीमंस की तलाश करना शुरू कर चुके, जिसके लिए ये लोग अपने सामने मौजूद केव के अंदर आ चुके थे। अंदर आने के बाद अचानक ही मिस जुई को वहाँ पर एक एनर्जी महसूस होती है और हम देखते हैं कि किसी ने एक अटैक इन लोगों पर चल दिया था, जिसे डॉज करने के लिए ये लोग एक दूसरे से दूर दूर हो गए। साथ ही चारों तरफ उस अटैक की वजह से धुआं भी हो चुका था, इसलिए ये लोग आपस में एक दूसरे को नहीं देख पा रहे। पर वहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ डीमंस ने फौरन इन लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। यहाँ पर कई तरह के डीमंस थे, जिनमें से एक था सोर्ड डीमन, जो कि यहाँ ज़ाफान पर हमला कर रहा था। दूसरा था क्लॉ डीमन, जो कि उनमें से कुछ लोगों को दूर ले जाता है। और आखिरी था इन सब डीमंस के ग्रुप का लीडर, जिसे ब्रदर की हाउ ने देखते साथ ही पहचान लिया। वो सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम जिंदा कैसे हो, जो सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे ब्रदर की हाउ और इस डीमन के पहले भी कभी फाइट हुई होगी। लेकिन हम देखते हैं कि वो लीडर यहाँ पर ब्रदर की हाउ को कोई जवाब नहीं देता, उल्टा वो ब्रदर की हाउ पर अपनी
डिमोनिक एनर्जी से अटैक करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़्याओफान की फाइट अभी भी उस सोर्ड डीमन के साथ हो रही थी, जो कि ज़्याओफान को काफी बुरी तरीके से पीट रहा था। जबकि हम देखते हैं कि क्लॉड डीमन भी यहाँ पर तेजी के साथ ज़्याओफान के पीछे आकर उसका ब्लड पीने की कोशिश करता है। इसकी वजह से ज़्याओफान को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और हम देखते हैं कि उसने अनजाने में अपने मैजिकल स्टिक को यहाँ क्लॉड डीमन की पेट में घुसा दिया। और ऐसा करने की वजह से हम देखते हैं कि अचानक यहाँ पर मैजिकल स्टिक ने ही उस क्लॉड डीमन की सारी एनर्जी एब्सॉर्ब करना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से वो क्लॉड डीमन वहीं पर सुकड़ कर अकड़ते हुए मर जाता है। ये देखकर ज़्याओफान तो पूरी तरीके से शॉक हो गया, जबकि दूसरी तरफ वो सोर्ड डीमन भी हैरान होते हुए कहता है कि ये कैसे मुमकिन है, तुमने हमारे भाई को कैसे जान से मार दिया और तुम डिमोनिक ब्लड सकिंग टेक्निक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। ज़्याओफान बेचारे को तो खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये उसके हाथों से हो क्या गया। उसने पहली दफा जिंदगी में किसी की जान ली थी। दूसरी तरफ वो सोर्ड डीमन यहाँ पर अपने भाई की बॉडी को उठाते हुए फौरन अपने बॉस के पास चला गया, जहाँ वो अपने लीडर से कहता है कि हमारा भाई मारा गया, हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर इतने सारे वॉरियर्स का अकेले मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए हम देखते हैं कि वो लोग खाई की ओर जरा गहराई में चले गए। ये देखकर ज़्याओफान और उसके बाकी के दोस्त भी यहाँ पर अपने मिशन को पूरा करने के लिए उस केव की ओर जरा गहराई में उन लोगों को फॉलो करने के लिए रवाना हो गए थे, जहाँ वो सब लोग भी आगे की तरफ चलते चलते ब्लड सैक्रिफाइस हॉल तक पहुंच चुके थे। और अचानक ही उन लोगों पर एक सरप्राइज अटैक हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ चट्टानों ने यहाँ ज़्याओफान और मिस जुई दोनों को घेर लिया था, लेकिन मिस जुई अपनी सोड का इस्तेमाल करते हुए उन सब चट्टानों को ब्रेक कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी कई सारे न्यू डीमंस आ चुके थे, जिनमें से एक हंटर गार्ड थी और दूसरा फैन बॉय था। हम देखते हैं कि वो फैन डीमन बॉय यहाँ पर अपने फैन का इस्तेमाल करते हुए चारों तरफ धुआं फैला देता है ताकि कोई भी कुछ ना देख सके। और इसी धुएं का इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि वो सोर्ड डीमन यहाँ पर अपने भाई का बदला लेने के लिए ज़्याओफान पर अटैक करना शुरू कर चुका था। लेकिन इस फाइट के दौरान हम देखते हैं कि अब ज़्याओफान पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है, क्योंकि ज़्याओफान के मैजिकल स्टिक ने कुछ देर पहले क्लॉड डीमन की एनर्जी एब्सॉर्ब की थी। इसी वजह से उसकी एनर्जी पहले से ज्यादा थी और वो पहले से ज्यादा खतरनाक अटैक चल पा रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो सोर्ड डीमन को हरा पाता, तभी अचानक दूसरा एक डीमन यहाँ ज़्याओफान पर हमला कर देता है, जो देखकर हम देखते हैं कि मिस जुई यहाँ ज़्याओफान की मदद करने के लिए उसके साथ आ गई। लेकिन ये लोग पूरी तरीके से उस हंटर डीमन गर्ल को भूल गए थे, जहाँ पर वो अपने चाबुक का इस्तेमाल करते हुए मिस जुई को अपना बंदी बना लेती है। साथ ही साथ वो यहाँ पर ज़्याओफान को हार मानने के लिए कह रही थी, लेकिन मिस जुई यहाँ पर ज़्याओफान से कहती है कि हार मत मानना, तुम मेरी परवाह मत करो और इन पर हमला करो। जो सुनकर हम देखते हैं कि ज़्याओफान वाकई में काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और वो यहाँ पर फौरन अपने मैजिकल स्टिक के अटैक का इस्तेमाल करते हुए उस चाबुक गर्ल पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मिस जुई एक बार फिर से आजाद हो गई और वो ज़्याओफान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फाइट करने के लिए उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ इन डीमंस के लीडर को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो डीमन लीडर यहाँ पर अपनी एक डिमोनिक आई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर मौजूद हर एक हेवनली वेपन को कर्स कर देता है, जिसका मतलब अब वो इन हेवनली वेपन से कोई भी अटैक नहीं कर पाएंगे। यही उस लीडर की सबसे बड़ी खासियत थी, यानी कि अब वो आसानी के साथ इन सब लोगों को जान से मार पाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि ज़्याओफान की मैजिकल स्टिक इस कर्स से इफेक्ट नहीं हो पाती और वो यहाँ पर मिस जुई को फर्दर अटैक से बचाने के लिए फौरन से उसके सामने आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्याओफान लगातार आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ डिमोनिक लीडर के साथ फाइट कर रहा था। लेकिन चूंकि वहाँ डिमोनिक लीडर के साथ उसके कई सारे साथी भी थे, इसलिए हम देखते हैं कि वो सब लोग मिलकर ज़्याओफान को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देते हैं। साथ ही साथ उन लोगों ने ज़्याओफान को हिट करके खाई से नीचे फेंक दिया। ये देखकर तो मिस जुई, जो कि पहले ही काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, लेकिन वो ज़्याओफान को बचाने के लिए फौरन से उसके पीछे खाई से नीचे जंप कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिमोनिक लीडर ने वहाँ पर मौजूद बाकी के वॉरियर्स की भी मैजिकल वेपन को पूरी तरीके से कर्स कर दिया था, यानी कि अब वो लोग भी फाइट नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि ब्रदर कीहाउ के पास उसका हेक्सागोनल मिरर आर्टिफैक्ट था, इसलिए वो अपनी इस मिरर आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए अपने वेपन से कर्स हटवा चुका। ये लोग एक बार फिर से फाइट के लिए तैयार हो चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ डिमोनिक लीडर जानता था कि ऑलरेडी हमने इन लोगों के दो साथियों को जान से मार डाला, इसलिए फिलहाल वो लोग यहाँ से पीछे हटने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनके कुछ जरूरी काम थे जो कि अभी के लिए उन्हें पूरे करने थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ से ज़्याओफान और मिस जुई पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस जुई ने ज़्याओफान की जान बचा ली थी और वो खुद भी जिंदा है। लेकिन ज़्याओफान इस वक्त होश में नहीं। हम देखते हैं कि मिस जुई यहाँ पर ज़्याओफान का ख्याल रखते हुए उसे होश में लाना चाहती थी, पर तभी अचानक वहाँ पर कुछ डिमोनिक स्कल्स आ गए, जो कि यहाँ मिस जुई और ज़्याओफान पर हमला करना चाहते थे। मिस जुई ये देखकर ज़्याओफान को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक शील्ड क्रिएट कर देती है। लेकिन मिस जुई इस बात को अच्छे से जानती थी कि वो ये शील्ड ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डिमोनिक स्कल्स भी काफी ज्यादा खतरनाक थे, क्योंकि वो यहाँ पर मिस जुई की एनर्जी को खुद ही इनहेल करना शुरू कर देते हैं। ये तो मिस जुई के लिए और भी ज्यादा खतरनाक था और इसी वजह से हम देखते हैं कि मिस जुई थोड़ी देर में ही कमजोर होकर नीचे गिर गई। मिस जुई को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था कि वो यहाँ पर ज़्याओफान को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही। लेकिन हम देखते हैं कि वो डिमोनिक स्कल जैसे ही जाकर ज़्याओफान पर हमला करने की कोशिश करते हैं, अभी अचानक ज़्याओफान का मैजिकल स्टिक एक्टिवेट हो गई, जो कि वहाँ
पर मौजूद उन सबके सब डिमोनिक स्कल्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। ये देखकर मिजुई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ज़ाओफन की ये मैजिकल स्टिक बनी किस चीज से है और ये हर बार ऐसी अजीब चीजें कैसे कर देती है।